Good morning, friends. Today we are going to discuss a new chapter, that is depreciation. Chapter number 12. Chapter number 12 in ISC. Okay, depreciation. क्या होता है depreciation? What is mean by depreciation? Depreciation का मतलब क्या हुआ? Depreciation का मतलब क्या हुआ? घिसावट, हराश. क्या हुआ? Depreciation मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. मींस क्या हुआ? कमी हुई, किसी चीज की वैल्यू में क्या होगा? कमी आना. तो इसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं. ठीक है ना. क्या होता है बेसिकली डेप्रिसिएशन? इसके हम सारी चीजों को यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है ना. एक क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको जानना भी हमको बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ फाइनल अकाउंट. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ फाइनल अकाउंट. ओके. So today we will discuss what is depreciation, the basic things about the depreciation. Okay. क्या है depreciation? Depreciation की मतलब क्या हुआ? Depreciation is the gradual and permanent decrease. क्या हुआ? Gradual and permanent decrease in the value of fixed assets. In the value of fixed assets due to किन कारणों से? क्या है? किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की, आपने पढ़ा होगा फिक्स्ड एसेट्स. नहीं पढ़ा है तो फिक्स्ड एसेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जाके आप वीडियो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. ठीक है ना. इन सब चीजों का एसेट्स का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए. तो हम क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, एंड परमानेंट डिक्रीज. परमानेंट मतलब रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट, फिक्स भी हो सकता है और अनफिक्स भी हो सकता है. ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ किसके? फिक्स्ड एसेट्स की. ओनली फिक्स्ड एसेट्स. क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स? पता है आपको अच्छे से. ड्यू टू किन कारणों से? पहला कारण कांस्टेंट यूज. If you are using to that particular assets on regular basis in your business concern, ठीक है ना. आप उस assets को continuously और regular basis पे if you are using in your business concern, करेंगे बोला. तो पहला क्या? Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of fixed assets due to constant use. आप लगातार उसको यूज कर रहे हैं. दूसरा कारण by expiry of time. by expiry of time. expiry of time का मतलब क्या हुआ? उसका जो टाइम एक्सपायर्ड कर गया, उस एसेट्स की जो टाइम बाउंड है वो क्या है? खत्म हो गई. मीन्स वो इतने टाइम पीरियड तक ही वो क्या है? चल सकता है. एक एस्टिमेशन होता है एसेट्स के बारे में. जब उसको बनाया जाता है तो उसको जो एक्सपायरी है वो खत्म हो गई. उस एक्सपायरी ऑफ टाइम के कारण उसकी एसेट्स में, उसकी वैल्यू में क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा हो. तीसरा बाय एक्सपायरी ऑफ द लीगल राइट्स. लीगल राइट्स मतलब जैसे मान लीजिए सपोज आई एम होल्डिंग एन फिक्स्ड एसेट्स. मैं किसी फिक्स्ड एसेट्स को होल्ड कर रहा हूं. ओके. और मेरे पास जो उसकी जो लीगल राइट्स उसको होल्ड करने की है, कब तक है? 31 दिसंबर तक है. 31 दिसंबर तक. तो कभी कभी क्या होता है? मीन्स 31 दिसंबर 2020 तक है. अब आने वाला दिसंबर तो उसकी लीगल राइट उस एसेट्स को होल्ड करने की मेरे पास खत्म हो रही है. तो मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी उस एसेट्स को कम वैल्यू कर दूं, उसकी वैल्यू डिक्रीज करके या तो सेल कर दूं या तो किसी को ट्रांसफर कर दूं. क्लियर. तो उसकी वैल्यू क्या हुआ? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू constant use, due to expiry of time, due to legal rights, expiry of legal right, due to obsolescence. obsolescence का मतलब क्या हुआ? अप्रचलन, out of fashion. जैसे मान लीजिए अब देखते होंगे घरों में, क्या कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता है? क्या है? इट्स नॉट इन, क्या ऑब्सोलेट हो गई है. घर से क्या हो गई है? ऑब्सोलेट हो गई है. कहीं भी कोई रेडियो यूज करता है? नो. क्लियर ना. तो अब हम क्या है? अब हम कलर टीवी, अब प्लाज्मा टीवी देखते हैं. ठीक है ना. एलईडी देखते हैं. ठीक है ना. तो पहले की जो चीजें थी वो क्या है? ऑब्सोलेट हो गई, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई. तो इस कारण से अगर किसी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज होता है तो
फिर बाय एक्सीडेंट, किसी एसेट्स में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा भी होता है कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो जाती है। फिर क्या, बाय डिप्लेशन, अक्सर इनटेंजिबल एसेट्स पता है, नहीं पता है तो जाके क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स का वीडियो देख लीजिएगा। इनटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी जैसे इनटेंजिबल एसेट्स विच कांट बी सीन फिल्टर्स, उसकी वैल्यू में एसेट्स जो डिक्रीज होता है तो उसको हम बाय डिप्लेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, किसी एसेट्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, रेगुलर उसकी वैल्यू गिर रही है जिसके कारण उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर जाती है। आई बात समझ में। अब जैसे मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल क्या है, आज एक नई टेक्नोलॉजी, कुछ दिन बाद एक नई टेक्नोलॉजी है, तो जिसके कारण जो आपने लिया है फोन उसकी वैल्यू क्या ऑलरेडी कुछ दिन बाद देखते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में डाउन हो जा रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे उस तरीके के फोन का क्या हुआ, जो मार्केट प्राइस लगातार या उस तरीके के एसेट्स का क्या है, प्राइस डाउन होता है। तो इन कारणों से, ड्यू टू सच रीजंस, इफ the value of fixed asset is decreasing and on gradual and permanent basis, that is called depreciation। क्या है, that is called depreciation। अगर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में इन कारणों से क्या होता है, कोई भी कमी आती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, तो उस अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो क्या है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कांस्टेंट यूज, ड्यू टू बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, ड्यू टू बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, ड्यू टू बाय ऑब्सोलेंसेस, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू बाय डिप्रेशन, बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। If any reasons, due to any reasons, if the value of fixed asset is decreasing on gradual and permanent basis, that means that is called depreciation। Clear? हो, आपको क्लियर हो गया। अब जरूरत क्या है डेप्रिसिएशन लगाने की, भाई मेरा एसेट्स है, ठीक है ना। चलिए एसेट्स है तो जरूरत क्या है, क्यों वाई वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन, क्यों भाई, क्यों डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत है अपनी ही फिक्स्ड एसेट्स पे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस आती है, नीड आती है, ऑब्जेक्टिव है उसका क्या, क्यों हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत है। तो क्या, फॉर असर्टेनिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर असर्टेनिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी एसेट्स को खरीदा 10 लाख रुपीज में, किसी एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है, खरीदा, आप उसको 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए में दिखा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। आपने 10 लाख रुपए के एसेट खरीदा और 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए की हो, बस जमीन को छोड़ के, लैंड को छोड़ के, और किसी केस में संभव नहीं। तो लैंड पे वैल्यू एप्रिसिएशन होता है, नॉट डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आप कहेंगे हाँ सर होता है, किस पे, आप बोलेंगे लैंड मतलब जमीन, भूमि, ओके। तो 10 लाख का कोई एसेट्स हमने खरीदा, फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड, एंड द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स क्या है, आफ्टर 10 ईयर, 10 सालों के बाद क्या है, उस एसेट्स की वैल्यू 10 लाख है, मीन्स इट इज शोइंग द करेक्ट प्रॉफिट लॉस? डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि हम कोई भी एसेट्स, एक बाइक लाते हैं, कार लाते हैं, तो एक कार की कीमत 10 लाख रुपीज होती है और उस शोरूम से निकलने के बाद ही उसकी कीमत डेप्रिशिएट कर जाती है। क्यों? बाय कॉन्स्टेंट, बाय यूज, आपने एक बार उसको यूज कर लिया, तो बाय यूज, क्लियर ना, उसकी वैल्यू गिर गई। तो पहला रीजन क्या है, बाय कॉन्स्टेंट यूज। तो इस कारण से उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, वो एक्चुअल वैल्यू उसकी नहीं रही। तो जब एक्चुअल वैल्यू नहीं रही, तो अगर हम उसी प्राइस पे उस एसेट्स को दिखाएंगे तो हम अपना करेक्ट ट्रू प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे?
ट्रू प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे? डेफिनेटली नहीं जान पाएंगे। तो पहला नीड क्या है फॉर माई सेल्फ, क्या है जो मेरे बिजनेस के लिए, कि मुझे अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट लॉस पता चले। क्लियर? सेकेंड, फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस, अपने एसेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैं दिखाऊं, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर ना? अब जैसे मान लीजिए हमने डेप्रिसिएशन नहीं, अगर 10 साल बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इस एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख हो जाएगी अगर एक स्टैंडर्ड चार्ज लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। लेकिन अगर हम उस एसेट्स की वैल्यू 10 लाख में दिखाएं, ठीक है, तो हम अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने? डेफिनेटली नहीं, हम बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या कल को अगर मेरा बिजनेस फेल्योर करता है, फेल होता है, तो क्या एक ये भी रीजन रहेगा? तो इसलिए मुझे अपना क्या फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन मुझे रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें। क्लियर? ये चीज है। थर्ड, टू ascertain the accurate cost of production. To ascertain the accurate cost of productions. हम जो भी चीज खरीद रहे हैं उसको एक्यूरेट वैल्यू पे, एक्चुअल वैल्यू पे अपने बिजनेस में दिखा सके। इसके लिए टू परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू प्रिवेंट, नॉट परमानेंट, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर ना? अपने प्रॉफिट का क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल से हो पाए, इसके लिए भी बहुत जरूरी है डेप्रिसिएशन को दिखाना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना। टू प्रोवाइड फंड द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है ना? अब मान लीजिए हमको 10 साल 1 लाख एक एसेट्स खरीदना है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे? एक फंड बना देंगे, डेप्रिसिएशन फंड, और उस फंड में इस पे डेप्रिसिएशन लगा के उस फंड में पैसा कलेक्ट करते जाएंगे, और आफ्टर 10 ईयर फिर एक एसेट 10 साल में हम खड़ी कर देंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम अपने उस वैल्यू से, जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, उससे हम टाइम टू टाइम अपने एसेट का रिप्लेसमेंट अपने बिजनेस में करते जाएंगे, जिससे मेरा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी और मार्केट अपग्रेड रहेगा। हम मार्केट अपग्रेड करते हैं। तो इन कारणों से हमको डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है दिखाने की, कैलकुलेट करने की। क्लियर ना? हो, अब ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम 3 चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। क्लियर ना? पहला क्या? फर्स्ट थिंग, 3 चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला, टोटल कॉस्ट, टोटल एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सेकेंड, फिक्स एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, जहां भी एसेट्स लिखूंगा, wherever I will write assets, that means only fixed assets, nothing else. Ready? Total and actual cost of fixed assets. Okay. Second, estimated useful life, the assets. And third, estimated scrap value, scrap value. ये 3 चीजें हमको ध्यान में रखनी है और सही सही कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सपोज हम एक एसेट्स
ठीक है ना, एक बहुत बड़ा एसेट है, उसको हम खरीद के ला रहे हैं कहां से, दिल्ली से, ठीक है ना। इस एसेट की कीमत है क्या, 9 लाख रुपीस। दिल्ली से आया, फिर ट्रांसपोर्टेशन में 50,000 लग गए, फिर इन ट्रांसपोर्टेशन, फिर इंस्टॉलेशन में 20,000 लग गए, इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। फिर उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए 30,000 रुपीज लग गए फॉर रनिंग कंडीशन, ठीक है ना। रनिंग कंडीशंस में लाने के लिए 30,000 लग गए। अब टोटल एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी, आप लोग कहेंगे सर 9 लाख, लेकिन हम कहेंगे गलत है। तब आप लोग पूछेंगे क्यों सर गलत है, तो हम ये कहेंगे कि जब हम, इफ वी आर परचेजिंग एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड वी आर इनकरिंग एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन इन रनिंग कंडीशंस, ठीक है ना, मतलब अप टू रनिंग कंडीशंस तक लाने तक का किया गया खर्चा, एक्सपेंसेस, ऑल विल बी इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर ना, मतलब 9 लाख ये, 50,000 ये, 20,000 ये, 30,000 है, टोटल कॉस्ट मेरी जो आएगी वो मशीनरी की कितनी आएगी, 10 लाख आएगी। बात समझ में आई। तो we should know the actual and total cost of the fixed assets. We should calculate the total and actual cost of fixed assets. So first of all, we have to determine the actual cost of fixed assets. Getting you all? Second, estimated useful life of the assets. मतलब जैसे आप एक बाइक खरीदते हो, एक कार खरीदते हो, तो उस कार की कुछ किलोमीटर्स वारंटी गारंटी मिलती है। क्या एक बाइक 40,000 किलोमीटर चलती है, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ है क्या कि इट विल गो फॉर द 40,000 किलोमीटर। तो क्या उसकी लाइफ है 40,000 किलोमीटर, तो मतलब उसकी क्या है, जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल है, 20 साल है, 15 साल है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कितने सालों तक वो सेवा करेगी, कितने सालों तक वो एसेट्स चलेगा। थर्ड, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़, जो बचा हुआ रिमाइंडर, जो बचा हुआ शेष और शेष मूल्य। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बाइक है, कबाड़ हो जाती है, तो उसको बिकने से जो वैल्यू क्रिएट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। तो वी शुड डिटरमाइन द करेक्ट फिगर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन वी विल चार्ज दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट तक वी शुड नो बिफोर द स्टडिंग द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो होप आप लोग सारे लोग नोट्स बना लीजिएगा, प्रिपेयर योर नोट्स एंड सेंड मी, ओके। और ये हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट जो किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना सभी को जरूरी है, ठीक है ना। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, and in the next lecture we will study the methods of charging depreciations. Okay, for today thank you very much.